हम लेज़ली हेज़ल्टन की फर्स्ट मुस्लिम इसको देख रहे हैं। हम इसका 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? उसी का शायद आखिरी सेक्शन है जिसके हम बीचों बीच पहुंच गए थे। नहीं, आखिरी सेक्शन भी नहीं है। पेज नंबर 55। तो 55th पेज को हम देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा जो मक्कन ट्रेड था, ये कैसे वर्क करता था, और मक्कन ट्रेड की वर्किंग हमें क्यों जाननी थी, क्योंकि ये भी हमको थोड़ा सा अरेबियन वे ऑफ लाइफ बताता है। अरेबियन वे ऑफ लाइफ क्यों जानना है? क्योंकि हुजूर की ज़िंदगी को समझना है तो अरेबियन वे ऑफ लाइफ भी जानना होगा। और फ्रॉम ए प्योरली सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू लेज़ली हेज़ल्टन ये काम क्यों कर रही है? क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना है बाद में, वट एवर इज़ हैपनिंग वाई इज़ इट हैपनिंग। हमारे लिए वो वाला सवाल तो नहीं बनता, वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा तो मामला अलग है। तो इसी में हमने बात की थी कि कारवान रूट्स एट्सेट्रा, सेफ्टी पैसेजेस, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी था अच्छा ट्रेड करने के लिए। तो ये महीने लेते थे ये सफ़र। हमने बोला था कि एक बार नॉर्थ जाते थे, एक बार साउथ जाते थे, और यही 2 सफ़र हो सकते थे साल में, बिकॉज दीज यूज्ड टू बी वेरी लॉन्ग ट्रैक्स, सो दीज वुड टेक मंथ्स लॉन्ग। और लेकिन ये करेगा ही कोई क्यों? व्हाई वुड यू डू इट? हाँ, ये अभी सोशलिज्म वगैरह नहीं आया था, ये प्योरली फॉर प्रॉफिट वेंचर्स थे, फॉर प्रॉफिट वेंचर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सफ़र कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आर्डुअस हो, ये वर्ड यूज़ करते हैं लेज़ली हेज़ल्टन, कितनी भी इसमें मशक्क़त हो, जो कुछ भी हो इस सफ़र में, उसके बावजूद ये बहुत प्रॉफिटेबल था, इसीलिए ये किया जा रहा था। So the profitability of these month-long treks, it would more than compensate all the difficulties faced. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आते आते मक्का के जो मर्चेंट्स थे, ये बहुत इन्होंने अपना फैलाया था बिजनेस इतने एरिया में, विच वॉज लार्जर देन यूरोप एट दैट टाइम। नॉर्थ और साउथ में इतने एरिया में फैला हुआ था, एनकम्पासिंग सीरिया। सीरिया हो गया इस वक्त ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, साउथ ऑफ टर्की, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान एंड इराक, दैट सीरिया। सीरिया और इराक, इराक इसी का साउथ हो गया। इजिप्ट, इजिप्ट अब हो गया सिनाई पेनिनसुला से दाखिल हो गए, सुएज कैनाल क्रॉस कर ली तो इजिप्ट आ गया टूवर्ड्स वेस्ट। ये हो गया अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, इजिप्ट। फिर यमन, ये कोई सीक्वेंस में इन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। इजिप्ट के बाद या तो इथोपिया लिखना चाहिए था। इजिप्ट के साउथ में आता है इथोपिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके पास है ये इथोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह है। तो इथोपिया भी एक बडिंग इकॉनमी है बाय द वे हमारे दौर में। अगर इनके कुछ मामला ठीक हो गए तो ये भी एक आगे की सक्सेस स्टोरी बन सकती है इथोपिया। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी अहमद साहब, वो सुनने में आया है कि अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह जाने, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता। यहाँ पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, इनका भी एक इशू चल रहा था, तो एक काइंड ऑफ सिविल वार अपने एक खत्ते में, इनकी मिलिटेंसी वगैरह, तो वो चल रहा था। इथोपिया, इथोपिया इस्लामिक हिस्ट्री में एबिसीनिया नाम से जाना जाता है। एबिसीनिया से प्रोबेबली हब्श निकला है। तो जब हबशी कहते हैं तो वी आर प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट इथोपियन। अब वो ब्रॉड हो गई है टर्म, और अब तो उसकी कॉनोटेशंस भी डिफरेंट है। हबशी मीन्स अ बिग मैन, जो बड़ा हो कद से एंड ऑल, एंड देन इज ऑफ ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। तो इन अ वे दिस टर्म देन स्टार्टेड रेफरिंग टू एंटायर अफ्रीका, अदरवाइज हब्श एबिसीनिया के लिए यूज होता था। तो एबिसीनिया हो गया इथोपिया,
यहाँ भी ये अक्सूम वगैरह जो क्लेम किया जाता है, बिल्किस, वो वहाँ पे रहती थी। और उसी के बगल में रेड सी को क्रॉस करने के बाद आता है यमन, अरेबियन पेनिनसुला में। तो हमने कहा कि यमन में भी उनको उनको रखा जा सकता है, और फिर मैंने एक बार ये एक्सप्लेन भी किया कि ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि कंट्राडिक्टरी हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बगल बगल की जगह हैं। अब इनमें बीच में कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन मदर अर्थ ने नहीं ना किया था ये डिवीजन कि अच्छा ये अफ्रीका है, ये एशिया है। अर्थ को शायद ही ये मालूम होगा कि मैं ऐसे डिवाइडेड हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो भी है। तो ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, मोर देन यूरोप। और जहाँ भी ये जाते थे, ये कोई स्ट्रेंजर्स नहीं थे। अब हुजूर के वक्त में वेर एवर दे वेंट दे वर नोन, अरब्स वर नोन। और अरब्स की एक और ख़ास बात थी, और ये सिर्फ अरब्स की ख़ास बात नहीं थी, ये मिडीवल और एंशियंट ट्रेड में हर जगह की ख़ास बात यही थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जहाँ पे भी ये जाते थे, वहाँ पे सेटलमेंट इनको बनानी पड़ती थी। दे वुड स्टे देयर, तो दे वुड पुट डाउन देयर रूट्स इन द लैंड्स इन विच दे वुड स्टे। जिन शहरों में ट्रेड करते थे, वहाँ पे कुछ अपने रूट्स रखते थे। और इस वक्त में टू बी ए ट्रेडर meant टू बी ए ट्रैवलर, एंड टू बी ए ट्रैवलर meant टू बी ए टेम्पररी रेजिडेंट। सोजोर्नर बोला है इन्होंने, जिसको एक टेम्पररी रेजिडेंट की तरह हम बोलेंगे। ये आप देखेंगे, ये बाद में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा इस्लाम के फैलने में। इस्लाम के फैलने में तिजारत ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है इसके अंदर हमारे लिए। तिजारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस्लाम के ग्रोथ में। इस वक्त भी तिजारत ही करेगा। लोगों को लगता है कि ये जो तिजारत है, ताजिर है, ये बहुत बड़ी बात है, पैसा कमाना बुरी बात है, गंदी बात है। लेकिन इस्लाम फैला ऐसे ही। तिजारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, फतूहात ने भी किया। अब इसको भी डिनाई करने वाला एक और ग्रुप होता है। दुनिया में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी रेयर ऐसी सिचुएशंस है हिस्ट्री में जहाँ सही में कोई एक्सट्रीम हरकत हुई है। ये बड़ी रेयर, जैसे हिटलर की जो हरकत है वो एक्सट्रीम है, ठीक। तो लेकिन हिटलर कितने ही गुजरे हैं, हिटलर कितने ही गुजरे हैं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस यूजुअली गलत ही होती हैं। जैसे कोई कहे कि सारा इस्लाम फैला ट्रेडर्स के हाथों, ये सही बात नहीं है। अब कोई बोलेगा कि एक भी आज तक वायलेंट काम मुस्लिम्स ने नहीं किया, ये भी गलत बात है। ठीक, वायलेंट काम भी हुए, अच्छे काम भी हुए, बुरे काम भी हुए, सारे काम हुए। हाँ, हमको अलबत्ता देखना होता है कि बाय एंड लार्ज ट्रेंड क्या था। और अच्छा, ये वायलेंस के बारे में भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे मर्डर, क्या मुस्लिम वर्ल्ड में मर्डर हुआ है कभी? कैसी बात है? ऑफ कोर्स हुआ है, होते हैं, आज भी होते हैं। क्या कोई हाईवे रॉबरी, बैंक लूटा गया है कभी? चोरी होती है कहीं पे मुस्लिम वर्ल्ड में? होती है, बिल्कुल होती है। तो इन चीज़ों को जज करने का तरीका होता है ह्यूमन थ्रेशोल्ड, कि ह्यूमन सोसाइटी जहाँ पे होती है वहाँ पे क्राइम, मर्डर, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड के नीचे जहाँ पे क्राइम रेट है, वहाँ हम बोलते हैं द सोसाइटी इज़ फाइन। जब उससे ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो हमको पता ही है इंसान जब होंगे तो कुछ ना कुछ गलती तो करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाता है मामले को। तो मुस्लिम हिस्ट्री को जब हम देखेंगे कि इनके यहाँ जो वायलेंस है, इनके यहाँ जो वॉर्स हैं, इनके यहाँ जो जंगे एट्सेट्रा हैं, तो वो थ्रेशोल्ड के आसपास हैं, उससे नीचे हैं, उससे ऊपर है तो कितना ऊपर है, नीचे है तो कितना नीचे है। तो उससे हमको पता चलेगा कि वायलेंट कौम है, नॉन वायलेंट कौम है। तो जब एज ए होल मुस्लिम वर्ल्ड को देखते हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। दैट्स अ वेरी गुड साइन। डेफिनेटली नॉट ऑन द वायलेंट साइड। वायलेंट साइड पे सबसे ज़्यादा आते हैं एथिस्टिक और क्रिश्चियन कौम है।
सबसे ज़्यादा दुनिया में वायलेंस तशद्दुद इन्होंने किया है। अ, इसमें अब जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड वॉर। अब इसको फैंसी नेम दे दिया वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे लगता है कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई है। ये जंग है, इसमें मारते हैं लोगों को। यही है ये। मुसलमानों की जंग जंग है, अंग्रेज़ों का जंग वार होता है। ठीक। आपके यहाँ कत्लो गारत हो रहा है, इनके यहाँ होमिसाइड होता है। ठीक। तो ऐसे लगता है कि सोफिस्टिकेटेड, इज्जत से बड़ा पूछ के सर आपकी गर्दन काटनी है काटे। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी इतने ही बारबेरस एक्ट होते हैं जो कहीं और पे भी होंगे। तो उस when we look at the number of casualties, number of wars, etc., तो the Western world comes at top and with a huge margin. तो एथिस्टिक कौम है, और दूसरे नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे नहीं, आई डोंट नो पहला दूसरा कौन है इन दोनों में से, बट दीज आर द टॉप टू. The lowest is of course the Indians. We can say about them they are non-violent. और Muslims next to Hindus. Uh, उनने सबसे कम जंगें लड़ी और सबसे कम वायलेंस हुई है और सबसे कम डेथ्स हुई हैं अंडर मुस्लिम्स. अलबत्ता ये भी फेयर पिक्चर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स बहुत मुस्लिम्स एक ऐसा खित्ता ऑक्यूपाई कर रहे थे जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें होने का अंदेशा था. जैसे हिंदूज हैं, हिंदूज आर नॉर्थ साइड में कवर्ड बाय हिमालयाज, तो आपका एक बहुत बड़ा फ्रंटियर है, तो वहाँ से आप लड़ नहीं सकते. ईस्ट में वही टेरेन है, वैसा ही टेरेन है. ईस्ट में आपका पहले तो हिमालयाज बैंड होते हैं टुवर्ड्स साउथ, फिर जो आगे वो कंटिन्यू होते हैं, उसी का फिर आगे निकलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. फिर गारो, जैंतिया, खासी, ये सारे हिल्स है वहाँ पे. और फिर बारिश इतनी ज़्यादा, कोई भी नहीं जाता था असम में जंग लड़ने के लिए. बेवकूफ़ी करी कुछ मुगलों ने, पिट के आ गए वहाँ से. तो वहाँ का टेरेन ही ऐसा ही है, तो वहाँ से भी प्रोटेक्टेड. फिर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो सदर्न साइड भी पूरा प्रोटेक्टेड. फिर बचा ही क्या, फिर बचा ही क्या, बचा ये वाली साइड, पाकिस्तान जहाँ पे आज है. ये वाली साइड ये भी प्रोटेक्टेड है. इसमें भी कुछ ही एक पासेस थे, खैबर पास, बोलन पास, ये सारे पासेस को क्रॉस करके आना पड़ता था हिंदुस्तान. तो पासेस को आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो हो गया पूरा कॉम प्रोटेक्ट. दैट मीन दो जगह आपको प्रोटेक्ट करने ना. कंपेयर दैट विद यरूशलेम. जेरूसलम के साथ कंपेयर करो, अफ्रीकन लड़ेंगे, अरब्स लड़ेंगे, ये बिजेंटियंस लड़ेंगे, यूरोपियंस लड़ेंगे, ग्रीक्स लड़ेंगे, सारे लड़ सकते हैं वहाँ पे. अफगानिस्तान, कहीं कोई भी लड़ सकता है वहाँ पे. ईरान, कोई भी लड़ सकता है वहाँ पे. ये जंक्शन पॉइंट्स है पूरी दुनिया के. एक साइड से हिंदूज की सिविलाइजेशन है, एक साइड से चाइनीज सिविलाइजेशन है, एक साइड से रशियन सिविलाइजेशन है, एक साइड से इजिप्शियन अफ्रीकन सिविलाइजेशन है, एक साइड से यूरोपियन सिविलाइजेशन. दिस इज सेंट्रल कॉम. और ये सेंट्रल कॉम, अल्लाह बचाए अगर कोई और होती तो अल्लाह जाने क्या हाल होता. तो यहाँ पे मुसलमानों का होल्ड करना और उसके बाद यहाँ पे जंगे कम होना कंपेरेटिव टर्म्स में, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट मुस्लिम्स का कैरेक्टर एज अ होल. That doesn't absolve them of any crime they have committed in history. There must have been. But they are what any human society would have if it exists. So, traveling played a very big role in spread of Islam. स्प्रेड ऑफ इस्लाम पे बहुत अच्छी किताब है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको. द स्प्रेड ऑफ इस्लाम ही नाम है किताब का, थॉमस आर्नल्ड ने लिखी है. बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है. तो ये जो अरब कस्टम भी यही था, ये जहाँ पे भी जाते थे रुक जाते थे वहाँ पे. दे हैड टू सेटल देयर टेम्परेरी रेजिडेंट की तरह. ऐसे ही ट्रेड हो सकता था. और ये 800-900 मील का सफ़र होता था. ये मॉडर्न टच एंड गो पायलट की तरह नहीं होता था कि ये दमिश्क के एयरपोर्ट पे लैंड किया, एयरप्लेन क्लीन हो गया, नए पैसेंजर्स बैठ गए, उठ के आपने टेक ऑफ करके वापस आ गए.
ऐसा नहीं था. There is nothing like you drop in into this city, you shake hands, and a deal is made, and then you leave the city. ऐसा नहीं था. यहाँ पे वक्त लगता था. Hospitality, you would receive hospitality, you would give hospitality, you would create and develop relationships. इन्हीं की वजह से ट्रेड हो पाता था. प्रॉपर एक एलॉबरेट रिचुअल होता था एक तरीके का नेगोशिएशन का. All of this would take time. And for that time, you would settle there. You would make it kind of your own home. ये काम इस हद तक हुआ कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कारवान को लेने लगे, जो मक्का के एरिस्टोक्रेट्स थे, they even owned estates in Egypt. They had houses and mansions in Damascus. They had farms in Palestine. They had orchards in Iraq. दैट ऑल्सो टेल्स अस कि जो हम कलर देते हैं अरेबियन सिविलाइजेशन को बिकॉज ऑफ द वर्ड जहीलिया, उसको मिसकंस्ट्रक्ट किया जाता है ये बताने के लिए कि ये वाली कौम एक तरीके के लिए जिसके लिए वर्ड है वहियात, ये वैसी कौम थी. ऐसा नहीं है. ऐसा हकीकी मायने में नहीं है. ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये सुपर डुपर ऑसम हो गए, वो भी नहीं है. तो ये भी फिर से वही एक्सट्रीम पोजीशंस का एक एग्जाम्पल है. देवर एक अच्छी कौम थी, डिसेंट कौम थी, और मज़हब के मामले में इनके यहाँ बड़ी बुराइयाँ थी. और फिर यहाँ पे भी एक ग्रुप का गलबा होने की वजह से बड़ी सारी बुराइयाँ बढ़ गई थी सोसाइटी में. सो वुड वी से इट वाज टुवर्ड्स द बैडर साइड और द गुड साइड? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. बट डेफिनेटली व्हेन द प्रॉफिट केम विद अ मैसेज व्हिच वाज बेटर देन देयर ओन, दे कुड नॉट टॉलरेट इट. एंड उसके भी बड़े सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस रहे हैं कि व्हाई डिड दे नॉट एक्सेप्टेड. बट खैर कोई बात नहीं, जो भी. तो अब इतने भी अच्छे नहीं थे कि सर पे बैठाएं. अबू जहल लानती था. हमारे यहाँ है ना लिबरलों की फौज एक जो कल को बोलेगी हजरत अबू जहल, वो भी उनका बेचारे का मन था. यहाँ पे ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है. उनके दिल में ईमान था. पता नहीं अब हो जाती है गलती किसी से. तो नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. तो Arabs, they are a fine qawm and they had their own share of bad things, and those bad things they had reached to some kind of pinnacle during the prophets. तो इसकी मिसालें हैं ना, जैसे they used to bury their woman, sorry, female child. तो not everyone though, and not every female child. ये बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि द एक्सट्रीम्स आर, ये गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. So yes, they used to bury. Many of them would do that, but not all of them. And it was socially accepted एक तरीके से to do. तो ये मसला है. सिमिलरली इनकी वही होती थी पार्टिंग एंड एट्सेट्रा. बैठे हैं पूरा मोहल्ला और पूरा शहर एक जगह लेटा हुआ है. खम्र, ड्रिंकिंग वाइन्स, वुमेन आर डांसिंग एंड दे आर, गोश्त वगैरह पक रहा है और सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय हो रहा है एट्सेट्रा. अच्छा, इसी पे कमेंट है वो शराब वाला कुरान में. तो बड़ा उसको लोग जिनके पास इल्म नहीं होता कंस्ट्रक्ट करते हैं गलत तरीके से. जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें अच्छाई है शराब में, लेकिन बुराई अच्छाई से ज़्यादा है, इसलिए इसको बंद ही कर दो. तो वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला अल्कोहल के गुड यूजेस के बारे में कह रहे हैं, मेडिसिनल यूजेस एट्सेट्रा. नहीं, ये उसके बारे में बात नहीं हो रही है. बात हो रही है अरब कस्टम की. अरब कस्टम्स में जो ये शराब की महफिलें होती थी उसमें ये नॉन वेज वगैरह बनता था. तो ये दे वुड कट और दे वुड स्लॉटर कैमल से फॉर एग्जांपल. तो उसमें से वो बांटते थे गरीबों में. और एक काम क्या होता था, ये आपस में बेटिंग वगैरह करते थे, गैम्बलिंग करते थे. तो गैम्बलिंग में क्या करते थे, गैम्बलिंग में जो भी दाव पे लगाया और उसमें से जो वहाँ पे यूटिलाइज हो गया, बाकी सारा गरीबों में बांट देते. से फॉर एग्जांपल एक कैमल लग गया दाव पे, तो अब कैमल लग गया, एक बंदा जीत गया, तो क्या करते, कैमल स्लॉटर करते और उसके नाम पे वो खा लिया जितना खा लिया और बाकी सारा बांट दिया. तो ये ऐसे करते थे. और देयर वाज द पुअर वुड गेट हेल्प थ्रू इट. इस प्रोसेस में बड़ी मदद होती थी उनकी. तो ये दिस वाज द केस दैट वाज पुट फॉरवर्ड कि इसमें अच्छा ही है.
तो इससे तो ये फ़ायदे होते हैं। तो अक्सर इंसान अपनी मुनाफ़िकत में अपनी मुनाफ़िकत को छुपाने के लिए चीज़ का फ़ायदा आगे करता है, इससे ये फ़ायदे होंगे। ये मुस्लिम वर्ल्ड को इस वक्त खाए जा रहा है ये मर्ज़। उनके अंदर दिल में पता होता है कि मेरे दीन के ख़िलाफ़ है ये बात, लेकिन वो बाहर ज़ाहिरी तौर पे उसको ऐसे नहीं पेश करते, वो ज़ाहिरी तौर में उसके फ़ायदे बताते हैं कि इससे ये होगा एंड समथिंग इनसाइड देम टेल्स देम कि दिस इज़ नॉट राइट। और ये हमको ये भी बताता है मीन्स और एंड्स वाली बहस, कि एंड्स मैटर, मीन्स मैटर, कि कौन से मीन्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं एंड को अपने अचीव करने के लिए। और एक और उसूल भी हमको पता चलता है, ये गुड एंड इवल का बैलेंस, दैट इज ऑल्सो a criteria then in Islam, कि sometimes you might have to do a lesser evil because the good outweighs it। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है जहानत वाले लोग पैदा करना, जो ये सारी चीज़ों में से नेविगेट कर सके। ये जहानत वाले लोग, इनका क्या होगा, इनके सर पे सींग होते हैं? नहीं, इनके सर पे सींग नहीं होते हैं, यूजुअली इनके सर पे बाल भी कम ही होते हैं। ये जहानत वाले लोग, इनका इल्म पे होल्ड होता है, इनके अखलाक बड़े अच्छे होते हैं, इनके अंदर परख होती है चीज़ को समझने की, ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें जब मिल के आती है शख्स में, तो ये जहानत वाले लोग हो गए। तो इनकी बात सुननी चाहिए फिर। इस वजह से ये दीन विदाउट तकलीद नहीं चल सकता, ये चल ही नहीं सकता, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। हमने किया पिछले काफ़ी सारे सालों से इस चीज़ को, लेकिन हम वापस यहीं पे आ रहे हैं कि नहीं, हमको किसी का वीडियो सुनना पड़ेगा, हमको किसी का लेक्चर सुनना पड़ेगा, या उसके बिना ये काम नहीं चल सकता। क्योंकि इन सारी चीज़ों को सम अप करना एक जगह, ये सबके लिए, आपके मेरे लिए मुमकिन है, ये नहीं है मुमकिन। और वो भी इस एरा में, इस एरा में तो मैं तो कहता हूँ इल्म साइड रख दे, सारी चीज़ें साइड रखते, अपने कैरेक्टर को इस एरा में बचाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बात करूँ, बहुत ये कोई आसान नहीं है इस एरा में, वेयर एवरीथिंग इज सो मच रेडीली अवेलेबल। यू कैन नॉट इवन गो थ्रू ट्विटर नाउ। ट्विटर पे उन्होंने ऑब्ससीन मटेरियल को अलाउ कर दिया है अब। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर इन दिस एरा। देयर इज फ्री मिंगलिंग ऑफ सेक्सेस, लिकर इज अवेलेबल एवरीवेयर, सिगरेट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बट इवन देन वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सच पीपल, जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हो। अरब्स वर सच काइंड ऑफ पीपल, they were not very bad as people think, uh, but they did play a role in fighting the prophet। खैर, तो अम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, एंड देन these people owned these properties elsewhere in Iraq, Iran, etc। तब ये इराक ईरान ऐसे नहीं होते थे, तो ये तो मॉडर्न बाउंड्रीज है। एंड if you have a property anywhere, you would be very much interested in the politics surrounding that area, right? So these were also keenly aware of everything that was going to affect what they held in Egypt, what they held in Iraq, and more so in the seesaw balance between Byzantines and Persians। Byzantines और Persians की आपस में, ये Byzantines कौन है, मैंने जिक्र शायद किया है पास्ट में। Byzantine है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये हेडक्वार्टर्ड था कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसको बाद में इस्तांबुल बनाया। ये यूरोपियन कंटिनेंट में आता है, टर्की का थोड़ा सा पार्ट यूरोपियन कंटिनेंट में है, तो उसमें आता है ये। तो इनकी बिजेंटिन्स और पर्शियंस की लड़ाई, ये 800 साल की जंग है, बहुत सीसा बैलेंस, कभी बिजेंटिन स्ट्रांग, कभी पर्शियन स्ट्रांग, एंड दे वुड पुश ईच अदर्स बाउंड्स और एरियाज पे डिफरेंट, कभी पर्शियंस का इन्फ्लुएंस है, कभी बिजेंटिन्स का। तो इनको इस चीज़ के बारे में भी पता होनी चाहिए थी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस। ये इनके दौर में तो इट वाज इन क्वेश्चन। सिटीज़ लाइक दमस्कस, ये सारी जो मेजर सिटीज़ थी टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी, इस टाइम पे पर्शिया ज़्यादा स्ट्रांग था। और बिजेंटीन जंग हारे भी थे रिसेंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, उसका जिक्र आता भी है कुरान में। तो इसकी वजह से बिजेंटीन, इनका कंट्रोल, इट वाज बिकमिंग वेरी वीक इस वाले खित्ते में, और इस वजह से रूमर्स अराउंड देयर किंगडम एंड स्पेकुलेशन एटसेट्रा, सो दीज वर एक्सपेक्टेड। तो इस सारे कंट्राडिक्टरी सिनारियो में, जहाँ पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है,
कन्फ्लिक्ट के सिनारियो में ऐसा ही होता है. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी कीनली अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, कहाँ से गुजरें कहाँ से जाएं. तो ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देयर कुड हैव बीन नो बेटर एजुकेशन दैन दमस्कस, one far more expensive than any modern school child could ever have, who is confined to computer screen and four walls of room. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत बात है ये जो इन्होंने की. कह रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और क्या बेहतर एजुकेशन होता है इससे कि वो दमिश्क में है. वन मोर एक्सपेंसिव, जो कोई भी मॉडर्न चाइल्ड उसको मिल ही नहीं सकता इससे बेहतर एजुकेशन. मॉडर्न चाइल्ड के पास क्या है, एक स्क्रीन है और कीबोर्ड है, वो बन जाता है कीबोर्ड वॉरियर और वो लड़ता है सबके साथ ट्विटर पे. मॉडर्न चाइल्ड की कहानी ये है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. ट्रैवलिंग इज लर्निंग. ये जो उम्मी वर्ड यूज किया जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है. इसको भी बहुत तरीके हैं समझने के कि हाउ इज इट यूज्ड एग्जैक्टली. ये अनलेटर्ड है पहले तो. अगर इसको हमको बिल्कुल ही एजुकेशन के मामले में ही लेना है तो अनलेटर्ड कहेंगे. पढ़ना नहीं आता, लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता है, इसको अनपढ़ नहीं कहेंगे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे एजुकेटेड इंसान है. सबसे सरे फिरिस्त लिस्ट में नंबर 1 एजुकेटेड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर हिम बिफोर प्रॉफिटहुड. वो उस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, एजुकेटेड इंसान थे. और जब वो नबूवत हासिल हुई फिर इल्म का एक और दर्जा और बुलंदी हासिल हुई. और फिर it's like he was still rank 1. Now he is rank 1 with a greater margin. This is what prophethood did to his knowledge. Otherwise, he was a very educated person. He knew matters. He wasn't unaware of matters. So, even if one has to understand Ummi in the terms of education, then unlettered is the better way of understanding it. He could not write by his hand. So, that also tells us education and literacy are two different things. Literacy is a skill. मोची है, कॉवलर है, बार्बर है, लिटरेट है, ये सारे स्किल्स हैं. आपके पास कौन सा स्किल है? सर मैं अगर आपका जूता कटा है फटा है मैं इसको टांग सकता हूँ, ये मुझे आता है. सर आपका क्या स्किल है? सर मेरा स्किल है आपके बाल मैं उनको काट सकता हूँ, शेप कर सकता हूँ, अच्छा लुक आपका कर सकता हूँ. सर आपका क्या स्किल है? सर अगर आप कोई बात बोल रहे हैं मैं उसको रिकॉर्ड के लिए पेपर पे लिख सकता हूँ और मैं उस पेपर को वापस आपके सामने पढ़ सकता हूँ. ठीक. सर आपका क्या रिकॉर्ड है? सर मैं घोड़े, ये सारे गधे, इनको केयर टेकिंग कर सकता हूँ. ठीक. ये ऐसे है. एजुकेशन ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, लिटरेसी. बट somehow the two things have been confused in modern era. मॉडर्न एरा में इनको कंफ्यूज किया गया है और उसकी वजह है दो एटलीस्ट. एक तो एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उसको एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है इस वजह से लोगों को लगता है जैसे हमारी वोकेबलरी में क्या है. तो शर्मा जी आपके बेटे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? स्कूल में दर्ज किया उनको? तो ये वोकेबलरी में आ गया आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं. तो इस वजह से हमको लगता है कि लिटरेसी और एजुकेशन, वहाँ पे तो लिटरेट होने जाते हैं, उनको वहाँ पे लिखाई पढ़ाई सिखाई जाती है. तो एक तो ये वजह है. दूसरी वजह ये है कि स्कॉलर्स अपने ख्यालों को लिखते हैं, फाइनली उनको कहीं पे रखते हैं और किसी और को उन ख्याल, मतलब एक हो गया अलाइव टीचर्स, एक हो गया डेड टीचर्स जो आज 300 साल 600 साल पुराने. उन टीचर्स से अगर कुछ सीखना है तो उनकी किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे लिटरेट होना पड़ेगा. तो many a times what happens is educated people happen to be literate. कॉजेलिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है? कोरिलेशन से. जब कोरिलेशन इनवेरिएबल होता है एंड वन लीड्स टू अनदर तो इंसान कॉजेलिटी एस्टेब्लिश करता है.
तो इस वजह से इस सोशल फेनोमेना में भी कॉजेलिटी इंसान ने एस्टेब्लिश किया है कि जो पढ़ लिख सकता है वो पढ़ा लिखा है। तो ऐसा लेकिन नहीं है, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मोस्ट ऑफ वी कैन फेयरली से एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हिस्टोरिकली हैव फॉलन। There are less educated people now than there were in any point of human history, any point of human history. And that is for human history. Limit that to Islamic history, we have the least number of educated people now as we had. तो इसके बारे में एक हदीस भी है, जब अल्लाह ताला को किसी कौम का इल्म छीनना होता है तो वो उनसे स्कॉलर्स छीनते हैं। तो हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स हमसे छीने जा रहे हैं। एक एक अच्छी हस्ती गुजरती जा रही है और कम प्रोड्यूस हो रही है। तो इन सारे मामलों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पीपल हु आर अवेयर उनका, कि दे, इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैन ट्वीटिंग क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल डू लर्निंग, बिकॉज यू नीड स्कॉलर्स ऑफ ग्रेट स्टेटस। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस माशरे में जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि इससे बेहतर कौन सा एजुकेशन है। अच्छा, उम्मी को एक और तरीका है समझने का, जो एक बहुत स्ट्रांग केस है। तो क्योंकि उम्मी अरब्स के लिए एज अ कौम भी यूज़ किया गया है कि एक उम्मी कौम है। अब ये कौम तो उम्मी नहीं हो सकती क्योंकि इनमें बड़े सारे लोग थे जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उम्मी का मतलब एक्चुअली होता है हु डू नॉट हैव ए स्क्रिप्चर, दैट्स एन उम्मी कौम, ए कौम विदाउट ए स्क्रिप्चर। तो डिड दे हैव ए स्क्रिप्चर? दे डिड नॉट हैव ए स्क्रिप्चर। So a prophet was sent to the Ummiyun, to the Ummis, and now they are not Ummis because they have a scripture now. So what is the exact meaning? I don't know. Scholars would know, but I presented to you how it can be viewed. There are a few ways it can be looked upon, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was educated, even if unlettered. But he was fairly educated. Fairly, नहीं, he was like to its utmost, uppermost level educated. He knew मामलात। तो यहाँ पे जब हुजूर रहे होंगे दमिश्क में, तो पहली बार इन्होंने रियलाइज किया होगा कि कितना भी कॉस्मोपॉलिटन मक्का हो, कितना भी बड़ा हो, ये कितना भी इसका दबदबा अरेबिया में हो, ये बड़ा छोटा है जब हम दुनिया को देखते हैं। ये हर जगह ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ कश्मीर में श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी सारे लोग श्रीनगर में, उनको लगता है कि पहले अर्श बना, फिर श्रीनगर बना, फिर बाकी दुनिया बनाई कायनात अल्लाह ताला ने। लेकिन जब श्रीनगर से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही बाहर निकलते हैं, जो चंडीगढ़ ही देख लेते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही फिर दिल्ली देखते हैं तो पता चलता है ओ अच्छा, मुंबई देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, ऐसे ही फिर और भी शहर है, ढाका है, बहुत बड़ा शहर है, चिटगांव, चटगांव शायद कहने लगे हैं उसको अब, या पाकिस्तान में कराची है, बहुत बड़ा शहर है, रावलपिंडी, लाहौर, लाहौर बहुत बड़ा शहर है। फिर पता चलता है अच्छा ऐसा भी है। फिर ये वाले शहरों को भी ये भी पता होता है कि टोक्यो जैसा शहर भी है, कोई दुनिया है, बहुत बड़ा शहर है। तो एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, तो इस दुनिया में तुम जैसे शहर हजारों हैं। तो लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि उसी के अराउंड की जो दुनिया है ये एक पूरी कायनात है, और वो उस छोटी सी रियलिटी को प्रोजेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड पे, और ये भी हर मामले में इफेक्ट करता है। इसका इफेक्ट सिंपल इतना छोटा नहीं है कि आपको अपना शहर सबसे बड़ा शहर लगता है, नहीं, इसका इफेक्ट पूरी आपकी पढ़ाई पे भी है, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड, और सारी चीज़ों पे है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे ट्विटर वगैरह वाली जो फौज है हमारी, क्लब हाउस, इंस्टाग्राम वाली जो फौज है हमारी,
It's always whining about one thing or the other that is bad in the society. क्योंकि इनको यही लगता है जो आसपास के चार लोग हैं, किसी ने ट्वीट कर दिया रेसिस्ट ट्वीट, तो ऑल कश्मीरीज आर रेसिस्ट। दुनिया की सबसे कम रेसिस्ट कौम कश्मीरी है, सबसे कम रेसिस्ट कौम है कश्मीरी। तो लेकिन हमारे अंदर कुछ लोग होंगे, बिल्कुल हैं, जो रेसिस्ट कमेंट भी करेंगे एंड ऑल, लेकिन ये चार लोग ही होते हैं जो वोकल होते हैं। जैसे जो रेसिस्ट होगा उसको वोकल होना पड़ेगा अपना रेसिज्म दिखाने के लिए, अदरवाइज कैसे पता कि ये रेसिस्ट है, उसने कुछ हरकत की होगी ना। अब मुझे लगता है मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, आई डोंट नो हूँ कि नहीं, बट ऐसा लगता है कि नहीं हूँ। लेकिन ये थोड़ी पता चलेगा, अब मैं थोड़ी मतलब रेसिज्म ना करने का कोई तरीका नहीं है, रेसिज्म करने का तरीका है दैट वुड बी विजिबल। तो ये चार लोग विजिबल होते हैं, इसकी वजह से जिनको विच आर सिंपल माइंड सिंपल टन्स, जिनको कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ही ऐसी होगी। ऐसे ही होते हैं लोग। आपने लोग नहीं देखे हैं सर, आपने एक स्क्रीन देखा है, आपने एक स्क्रीन देखा है, टीएफटी स्क्रीन होगी, एलईडी होगी, ओएलईडी होगी, सारा मान के बड़ी अमेजिंग है, एमोलेड स्क्रीन है, बट स्क्रीन है एक, और आप एक कीबोर्ड वॉरियर है। तो इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। और आपके जहन का खुलना इसी चीज़ को कहते हैं, जब आप समझ जाएं। खुलना मतलब एक्सपैंड होना, जहन का एक्सपैंड होना मतलब श्रीनगर से आगे निकल के देखना कि दिल्ली भी है, हो गया और एक्सपैंड। उससे आगे फिर ऐसे, फिर एक्सपेंशन में बहुत सारे लेवल्स आएंगे, फिर शहर को ये भी पता चलता है कि गांव की खूबसूरती भी क्या है। इसमें भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, शहर और गांव एक ही नहीं है, ये अलग है। ठीक। कोई फर्क ही ना करना दो चीज़ों में, नहीं। खूबसूरत और बदसूरत में फ़र्क होती है, काले और सफ़ेद में फ़र्क होती है, तो डिस्क्रिमिनेट भी इक्वली कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अलबत्ता दोनों के अपनी अपनी यूटिलिटी है, इम्पोर्टेंस है, दोनों के अपने अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। तो रहमतें सारी पहले शहरों में ही पहुंचती हैं, फिर गांव पहुंचती है। और बुराई ये है कि जहमतें भी पहले शहर ही पहुंचती हैं, फिर गांव पहुंचती हैं। इस वजह से ट्रैवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए। ट्रैवलिंग ये सारे इंसानों के लिए, और मेरी ऑडियंस ज़्यादा मुस्लिम होती है तो मैं मुस्लिम कहता हूँ, बट ये सबके लिए अप्लाई होता है। ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम में इस्लामोफोबिया बहुत है, यू पीपल नो। तो कोई हजरत थे, एक वो करते थे बड़ा इस्लाम मुस्लिम्स पे कमेंट एट्सेट्रा, तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया। मैंने उनको बोला आप एक बार रहें हमारे साथ, मैं कश्मीर से हूँ, आप हमारे साथ रहें एक बार और देखें ज़रा हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते रहते हैं, हम खंजर चाकू लेकर जाते हैं क्या बाहर मार्केट में, और फिर हमारे माँ बाप हमसे क्या, हमारे क्या डिस्कशंस होते हैं घरों में, तो हमारे क्या मसाइल है हमारे बच्चों के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा अब मॉर्निंग में उठा और मेरे अब्बू मुझसे कह रहे कि जा बेटा मार दे सबको। ऐसा नहीं होता हमारे घरों में, हमारे घरों में वही मसाइल है कि नलके से लीक हो रही है, प्लम्बर को बुलाना है, कल पूरी रात बिजली नहीं थी, खाना खराब हो गया है, आज बड़ी ठंड है, हीटर काम नहीं कर रहा है, कल रात उसका फ़ोन वेटिंग में था, मुझे डाउट हो रहा है। यही हमारे मसाइल है, यही हमारे मसाइल है। ठीक है, आपके भी यही मसाइल है। तो एक थे हजरत, वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बड़े करीब थे, तो फिर एक बार कश्मीर आए मेरे साथ, तो यहाँ रहे, और मेरे साथ काफ़ी दिन उन्होंने बिताए यहाँ पे, हमारे घर में ही रुके वो। अम, हमारे मज़हब से नहीं थे, और फिर वो हजरत वापस भी चले गए और हो गया काम जो भी होना था। तो फिर वक्त गुजरा, लगभग आई वुड से कि 8 8 9 साल गुजरे, ज़्यादा ही 10 साल लगभग गुजरे होंगे। तो एक बार उसने कुछ ट्वीट और किया था, ये सारी चीज़ ट्वीट या फेसबुक पे अपडेट किया था उन्होंने, लंबा चौड़ा अपडेट था, तो फेसबुक पे ही किया होगा। तो उन्हें अपडेट किया था यही चीज़ें कि कश्मीरीज को वेरीफाई किया जाता है कि ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं जब कश्मीर गया मैंने टोटली डिफरेंट देखा वहाँ पे मामला।
when you move around, when you stay with people, when you be with them, you realize people are not as bad as they look from outside, because news would magnify what is an aberration. What is normal cannot be magnified. It's very difficult. It's not easy. क्या न्यूज़ में आएगा कि लाहौर में सब कुछ आज नॉर्मल था? इज इट अ न्यूज़? आज दिल्ली में लोगों ने खाना खाया, ये न्यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। ये न्यूज़ नहीं हो सकती। तो नॉर्मल चीज़ें न्यूज़ में नहीं आती पूरी। और सिंपल माइंडेड सिंपल टर्न्स इडियट्स जो पढ़ लिख गए, क्योंकि अब उनको पढ़ना आता है, समझ लेकिन है नहीं, नट साइज ब्रेन है, वो क्या करेगा पढ़ के? उसको लगेगा यही होता है दिल्ली, दिल्ली इज दिस। ऐसा भी नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इंसान को, अपने जहन को उसकी वसअत बढ़ाए। और उनमें से तरीकों में से एक है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग से बहुत माइंड ओपन होता है। लिव विद पीपल, लुक एट देम फर्स्ट हैंड। मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ, मुझे बहुत मौका मिला है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ उठने बैठने का, तो मैंने बड़े करीब से देखा है, जिसकी वजह से मैंने अपने पर्सनल जजमेंट्स लिए लोगों के बारे में कि अच्छा इस कौम का ये टेम्परामेंट है। मुझे मौका मिला अफ़गानियों के साथ भी रहने का, मैं कंसिडरेबल टाइम अफ़गानियों के साथ रहा हूँ। मैंने उनके भी टेम्परामेंट की कुछ खूबसूरत चीज़ें देखी, और कुछ चीज़ें जिनको हमारे कल्चर में सही नहीं माना जाता। तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव आल्सो सीन इन मी और कश्मीरीज एज सच कि अच्छा इनकी ये अच्छी आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं। तो वहाँ दिल्ली में भी मैं कंसिडरेबल टाइम रहा, साउथ भी ट्रैवल किया, तो बहुत सारी चीज़ें इससे भी सीखने को मिली कि लोग कहाँ के कैसे बिहेव करते हैं किन मामलात में। और ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए, एंड नॉट थ्रू द प्रिज्म। जैसे आपने चश्मा पहना होता है ना, चश्मे को आपने टिंट कर दिया, तो इसमें अब एक पर्टिकुलर कलर का चश्मा है, तो ग्रीन टिंट है, रेड टिंट है, तो पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। इसके लिए आपका चश्मा या तो होना ही नहीं चाहिए, हाँ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। And you should be a silent spectator towards looking at how people deal with things, and then you would see the beauty of how the world runs, कि कैसे क्या करना पड़ता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लेस्ली हेजल्टन कहती है, जब इन्होंने देखा होगा दमिश्क को, तो फिर उनको पता लग गई होगी कि मक्का ही नहीं है दुनिया, ये बहुत बड़ी दुनिया है। एंड इन्होंने ये भी देखा होगा कि कैसे अपने शहर में मक्का में ही इज बोथ एन इनसाइडर एंड आउटसाइडर। So, so too his city was both inside and outside. His city was relevant by virtue of its central position between Yemen and in ये जो नॉर्थ वाला है, दमिश्क और यमन के बीच में सेंट्रल पोजीशन है इसकी, तो इनका शहर भी एक सेंट्रल और ये है। एंड येट सेपरेटेड बाय वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट फ्रॉम फिजिकल Byzantine and Persian rivalry, जिसमें मक्का प्लेड द रोल ऑफ ए काइंड ऑफ ए जाइंट। दमिश्क एक बहुत पुराना शहर है, उस वक्त भी ये बहुत पुराना शहर ही था, बहुत टाइम से बसा हुआ था। इसकी हिस्ट्री 1500 साल पुरानी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हब्स में था। और वेस्टर्न पोर्शन जो सिल्क रूट का था, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन था। ये सिल्क रूट क्या होता है? ये कोई सिल्क का बना हुआ रूट नहीं है, ये एक हाईवे है, एक रास्ता है बस। ये रास्ता है सिंपल। ग्रैंड ट्रंक रोड सुना है आपने? ग्रैंड ट्रंक रोड, ये क्या है? एक रास्ता है, इसका नाम ऐसा रखा गया है। तो ये भी एक रास्ता था। पुराने ज़माने में पेव्ड रास्ते नहीं होते थे कि बिटुमेन बिछाया है, तारकोल लगाया है, ऐसा नहीं था तब। सिंपली लोगों के चलने से एक रास्ता बन जाता था खुद से। तो ये एक आने जाने का, जैसे हिंदुस्तान में दक्षिण पथ, उत्तर पथ, तो ये पास्ट में रास्ते हुआ करते थे। ये रास्ता दुनिया के सबसे मशहूर रास्तों में से एक है, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड होता था। इस पे चाइना से आते थे लोग, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, यही रूट फॉलो करते थे। और इसकी सबसे बड़ी कमोडिटी दैट वाज ट्रेडेड वाज सिल्क। सिल्क के अराउंड ये ट्रेड घूमता था, जिसकी वजह से इसको सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क को ट्रेड करने वाला रूट, अदरवाइज ये सिंपल एक रास्ता है।
उस सिल्क रूट, ये बहुत इसी के सिल्क रूट का ही मॉडर्न वर्जन है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड, ओबॉर, मैरी टाइम सिल्क रूट, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के, दे आर टू रिवाइव द सिल्क रूट। दैट्स व्हाट दे से, इट्स टू रिवाइव द सिल्क रूट। फिर लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कहना एक चीज़ होता है, करना आपने वो बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो चाइना के भी अपने मफाद हैं, अपने मकासद हैं, तो जिसको वो पूरा करना चाहता है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थेरी है। तो दे दैट्स व्हाट दे वांट एक्चुअली, टू एनसर्कल इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसी का है। दूसरा उनका कहा जाता है कि दे डू व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म और इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। खैर, सिल्क रूट, तो सिल्क रूट का, इसमें बड़े सारे शहर आते थे सिल्क रूट पे। तो सिल्क रूट का सबसे इम्पोर्टेंट शहर वेस्टर्न फ्रंट पे कौन सा था? यही वाला शहर था। देखिए, मैप का इल्म इस पे भी बड़ा ज़रूरी है। दमिश्क सबसे इम्पोर्टेंट शहर था। इट्स स्ट्रीट, इसकी वजह से दमिश्क की जो रास्ते थे, स्ट्रीट्स थी, यहाँ पे बड़े सारे लोग होंगे। यहाँ पे कैस्पियन सी से लोग आए होंगे। कैस्पियन सी नॉर्थ में है, दमिश्क के नॉर्थ में आता है टर्की, टर्की के नॉर्थ ईस्ट में लगभग आता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी दुनिया के सबसे बड़े सीज में से है, इनलैंड सीज में। इनफैक्ट आई थिंक इट्स द लार्जेस्ट सी। और इसके इसके अंदर भी ट्रेड होता है थ्रू नेवल ट्रेड, नेवी के थ्रू, पानी पे ना जहाज़ों के थ्रू होता है। इसके आसपास की कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैस्पियन सी, फार ईस्ट हिंदुस्तान से भी यहाँ लोग आपको मिल जाते हैं। ग्रीक्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, पर्शियंस मिलते हैं, अफ्रीकन्स मिलते हैं, एशियंस मिलते, लाइट स्किन, डार्क स्किन, किसी की मेलोडियस सॉफ्ट लैंग्वेज, किसी की हार्श। तो ये सारी चीज़ें, दे ऑल केम टुगेदर एंड मेड ए फर्टाइल इंटरमिंगलिंग। एंड दिस इज नॉट जस्ट इंटरमिंगलिंग ऑफ गुड्स, दिस इज इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स एज वेल। So lot is happening here. And one of the signs of vibrant cultures is like this. They're bustling and all. So, and then not just of cultures, of religious traditions that framed those cultures. Wow. Amazing. सुने जरा इस बात को। पहले तो ये क्या कह रही है उसको देखें, फिर हम, मैंने वाव क्यों बोला, फिर उसको करेंगे जिक्र। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे वो डाल दिया 1 चम्मच, टेस्ट डोज कहते हैं इसको। जब इंजेक्शन लगाना होता है कोई, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं पहले एक टेस्ट डोज करना, देखने के लिए बॉडी रिएक्ट तो ना करे। तो छोटा सा टेस्ट डोज करते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा रिएक्ट नहीं किया, फिर आधे 1 घंटे के बाद इंजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बस वर्ड बोल दिया रिलीजियस ट्रेडिशंस। क्यों? क्योंकि बाद में एक्सप्लेन करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्रिश्चियनिटी का, जुडाइज़्म का, सेबियनिज्म का, इन सारे का इल्म आया कहाँ से? अल्लाह से तो आ नहीं सकता था, बिकॉज सेक्युलर हिस्टोरियन है हमारे लिए, तो अल्लाह ताला से आया। दैट मीन्स अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कहीं ना गए होते, सिर्फ मक्का में रहे होते, किसी से कोई कभी बात न की होती, कुरान तब भी ऐसे नाजिल हो सकता, अल्लाह ताला उनको बताते कि क्या क्या मसला है, क्या क्या मामला है। तो इनको एक्सप्लेन करना है कि हुजूर को ये सारा इल्म कहाँ से पता चला, ट्रिनिटी कहाँ सुना उन्होंने, सलासा, तो ये कहीं तो सुना होगा, तो इसलिए ये टर्म यहाँ पे ड्रॉप होगी, आगे बोला जाएगा। अच्छा, हम इसमें कहाँ पे, वेयर डू वी लाई इट? हमें क्या, कौन सा रवैया, क्या ये गलत है पूरा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर हर्ड द वर्ड क्रिश्चियन इन हिज लाइफ? फिर से वही दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने ही अवेयर होते इन मज़ाहिब के मामले में जितना एक ट्रैवलर होता। जब आप किसी शहर से गुजरते हैं, कुछ दिन वहाँ रुकते हैं, तो आप देखते हैं उनके मामला, अच्छा ये वाली रोटी खाते हैं मॉर्निंग में, तो क्या ये कहना कि नहीं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं आज तक ये लोग क्या खाते हैं, ये झूठ होगा, ये गलत है। अलबत्ता ये भी कहना आप मुझे हर एक चीज़ पता है इनके बारे में, रोज़ ये क्या खाते हैं, कौन से त्यौहार होते हैं, क्या थियोलॉजी है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्या हिस्ट्री है, ये सारा इल्म मेरा हो गया जस्ट बिकॉज मैं इस शहर से गुजरा, ये भी झूठ है। तो वुड द प्रॉफिट हैव नोन दैट द क्रिश्चियंस वर्शिप, okay, it's very difficult to say, do they worship 3 gods or is it 3 in 1? They say they are monotheists, so let's call them that for a while.
but it's a triune God. So, would the prophet have known that? Most probably he would have known that. He would have known that. Would he have heard the word Jesus? Most probably he would have. Would he have known the any such person called Moses? Most probably he would have. There were Christians around Mecca as well. तो ये सारे नाम उनको पता होती, लेकिन would he know the greater details of all of these things? Of course not. It's not possible. और बाइबल भी अरबिक पे थी नहीं. So Arabic Bible is a very later product. तो इस वजह से ये दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करनी चाहिए. अच्छा, मैंने वाव क्यों कहा? आपको एक मेरी थीसिस पता है जो मैं कहता रहता हूँ कि जो कल्चर्स होते हैं दे डेवलप अराउंड, जैसे हमारा कल्चर है, इट्स एन इस्लामिक कल्चर. ये कोई सेपरेट नहीं है इस्लाम से, यही इस्लाम है. ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है. तो कल्चर्स डेवलप अराउंड समथिंग, कोई फिलोसॉफिकल एलिमेंट सेंटर में होता है. कार्ल मार्क्स का ये नहीं मानना था. कार्ल मार्क्स का मानना था मटेरियल सेंटर में होता है. कैसे सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मास्टर में, मास्टर वैसा रंग लेगा. तो कल्चर कैसे डेवलप होगा कि कब्जा किनका है? प्रोडक्शन फोर्सेस पे. प्रोडक्शन फोर्सेस जब ज़मीनी थी, जब ज़मीन सिर्फ था, एग्रीकल्चरल था, तब एक ग्रुप ऐसा था, लैंडलॉर्ड्स का ग्रुप था जो सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग. कल्चर ऐसे ही डेवलप हुआ था. तो उनका मानना ऐसा था. तो ओके, जिसमें काफ़ी हद तक हकीकत है. इसको 100% प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली थिंग्स ही गॉट राइट. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रोल अदा करते हैं. अलबत्ता हमारा ऐसा मानना है, सोशोलॉजी पे एक लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल, इस्लामिक अप्रोच टू सोशोलॉजी, उसमें डिस्कस हुआ है. हमारा ऐसा मानना है नहीं, आइडियोलॉजीज भी रोल अदा करती है. सिंपली लोग मानते क्या है, मान्यता, बिलीफ, उसके अराउंड भी कल्चर डेवलप होता है. और इसकी बड़ी सारी मिसालें हैं. जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड एक मटेरियल एथियस्टिक नाइलिस्ट वर्ल्ड है. वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड कहना सही नहीं होगा. तो उनका कल्चर वैसा ही है. उनका कल्चर वैसा ही है. तो कल्चर उसी के अराउंड डेवलप हुआ. लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वालिटी, इसके अराउंड डेवलप हुआ. फ्रेंच कल्चर एंड ऑल एवरीथिंग. सो व्हाट यू सी देयर, जो आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होता है, उनके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कोर बिलीफ जो है वो उनके साथ इन टैंडम वर्क करते हैं. तो ऑफ कोर्स व्हाई शुडंट लेस्बियन एंड गे marriages be allowed in the western world? Of course they should be, because सेंटर में वही है, उसी के अराउंड बात हो रही है. तो हमारे जो कल्चर्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग जो एवर्स और अगेंस्ट इस्लाम है. नो, दे आर व्हाट हाउ इस्लाम इज प्रैक्टाइज्ड. इस्लाम को प्रैक्टिस करने का एक कश्मीरी तरीका है, एक 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 अफ़गानी तरीका है, एक उत्तर प्रदेश बिहार का तरीका है, एक दक्कनी तरीका है, एक ईरानी तरीका है, एक ये अफ्रीकन तरीका, अफ्रीकन इजिप्शियन तरीका है, मोरक्कन तरीका है, स्पेनिश तरीका रहा होगा एक टाइम पे, अब तो नहीं है. एक ऐसे ही अरेबियन तरीका है. तो ये सारे डिफरेंट वेज है इस्लाम को प्रैक्टिस करने के, एंड कल्चर डेवलप्स अराउंड दैट. तो ऐसी मेरी थीसिस आपने मेरे मुंह से बहुत सुनी होगी, और पहली बार मुझे इसका कोई ये मिला कि किसी और ने भी ऐसी बात कही है. तो इन्होंने क्या कहा? एंड ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस दैट फ्रेम्ड दोज कल्चर्स. और वो मजहबी ट्रेडिशंस जिन्होंने उन कल्चर्स को फॉर्म किया था. इस लाइन में ये सारा फ़लसफ़ा है जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैं आज तक आपको बताते जा रहा हूँ. तो ये जो ऑनस्लॉट ऑन कल्चर है, ये एक्चुअली ऑनस्लॉट ऑन द रिलीजियस ट्रेडिशन ही है. लेकिन सिंपल माइंडेड सिंपलटन्स, नट साइज ब्रेन्स डू नॉट अंडरस्टैंड इट. और उसकी वजह से अक्सर ऐसा ही होता है ना, पीपल एंड अप, अल्लाह ताला इसके बारे में जिक्र भी करते हैं कुरान में. तो और हमको भी पता है कि हम खुद ही अपना नुकसान करते हैं, और ख़ुद अपना नुकसान करने के लिए एनफ लोग क्रिएट किए गए हैं, और जो हु ओनली हैव एन एक्स टू ग्राइंड, तो उनके हाथों में कुल्हाड़ी दे दी गई है, और पौधे की उनको परख नहीं है. मामला समझ आया आपको? हाथ में कुल्हाड़ी है, पौधों की परख नहीं है, तो ये क्या काटेंगे? सारे पौधे काट देंगे. तो लिटरेसी है, अदब है नहीं, सकाफ़त है नहीं, रिवायत है नहीं, तहजीब है नहीं, तमद्दुन है नहीं.
शफकत, इज्जत, ये सारी इनमें से कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो तलवार है पढ़ाई लिखाई की, ये तलवार अब चलेगी, सरकारें बदल देगी, बदल रही है। तो अब वक्त ही बता रहे हैं, आप सब अवेयर हैं कि क्या हम बेहतर हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं। दीज आर साइंस फॉर इंटेलिजेंट पीपल। अल्लाह ताला सिर्फ साइंस ड्रॉप करते हैं, ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं we'll drop our signs in the horizons and inside you so that you would know this is the truth। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये साइंस उन्हीं के लिए है जो देख पाते हैं। तो अगर आप देखने वाले लोगों में से ये साइन एनफ है कि हमारा डाउनफॉल हमारे इल्म के साथ को पैरेलल है, जितने हमारे बच्चे पढ़ लिख गए उतना हमारा डाउनफॉल हुआ। इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। और जितना हमारा ये कल्चर जो इनका है, खैर क्या बताएं। लिंग्वा फ्रैंका इस वक्त का एरामिक था। लिंग्वा फ्रैंका किसको कहते हैं? जो लैंग्वेज आप कॉमनली यूज करते हैं। हिंदुस्तान की लिंग्वा फ्रैंका, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगहों का कह सकते हैं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोई भी उर्दू बोलने वाला बोल सकता है कि ये तो परफेक्ट उर्दू नहीं है, ये उर्दू नहीं बोल रहे। उर्दू की बहुत सारी वोकेबलरी यूज कर रहे हैं लेकिन उर्दू नहीं बोल रहे। कोई हिंदी वाला भी अगर मुझे सुनेगा वो कहेगा कि हाँ, इनकी भाषा में तो है काफ़ी सारे हिंदी वर्ड्स और सिंटेक्स भी हिंदी का है, लेकिन ये हिंदी नहीं बोल रहे। तो फिर मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ? और आप लोग इसको क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम सारे लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ एमलगमेशन, कॉमन कोलोकियल लोगों का बोलने का तरीका हिंदुस्तानी है। तो इसको बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। कश्मीर की लिंग्वा फ्रैंका कश्मीरी है। इस वक्त पे एरामिक था, थ्रू आउट मिडिल ईस्ट बोली जाती थी। इसके डिफरेंट डायलेक्ट्स नो डाउट थे। एरामिक इज अ पैरेलल लैंग्वेज ऑफ हिब्रू। हज़रत ईसा मोस्ट प्रोबेबली एरामिक में बोलते थे, और जो गॉस्पेल्स इंजील रिवील हुई थी मोस्ट प्रोबेबली एरामिक में हुई थी। तो ये बिल्कुल पैरेलल है। तो दैट मीन्स एन अरब कैन अंडरस्टैंड एरामिक। ये बहुत नज़दीक लैंग्वेजेस है। इन हिब्रू वाले तो परफेक्टली कैन अंडरस्टैंड एरामिक। ये चार लैंग्वेजेस है जो बड़ी नज़दीक है, अरबिक, हिब्रू, एरामिक एंड सीरियक। ये चार लैंग्वेज है। और काफ़ी सारे स्कॉलर्स का मानना है कि अरबिक केम आउट ऑफ सीरियक एंड एटसेट्रा, बट दैट्स नॉट व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग। एंड प्रोबेबली अरबिक प्रीडेट्स सीरियक। तो अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता स्कॉलर्स का क्या कहना है, इतना डिटेल में मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो अरबिक में बोलते थे, लेकिन विद डिफरेंट डायलेक्ट्स बट म्यूचुअली कॉम्प्रहेंसिव, एक दूसरे को समझ पाते थे। एंड थ्रू ऑल ऑफ दिस Prophet would have been sallallahu alaihi wasallam confronted with a kaleidoscope of sacredness as well, क्योंकि इसी लैंग्वेज में मजहब भी था। जो कहानियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, ये कहानियाँ मुहावरों में आती होंगी, कभी बातें होती होंगी इसके बारे में, हुजूर ने सुनी होंगी और समझी भी होंगी। एंड द स्टोरीज ट्रेजर्ड बाय दोज ही एनकाउंटर्ड कैरीड देयर हिस्ट्री। और हमारी हिस्ट्री भी हमारी स्टोरीज में है, हमारी स्टोरी हम ही को नहीं पता। इसी में उनकी आइडेंटिटी भी है कि ये लोग कौन है। इससे हमको क्या पता चलता है? कल्चर गिव्स यू आइडेंटिटी। करो डिस्ट्रॉय उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस में रोते रहोगे उम्र भर। एंड दे वर नॉट शाय अबाउट टेलिंग देम। वो बताएंगे अपनी कहानी, हमारा ये यकीन है। सिनेगॉग्स और चर्चेस के कोर्ट यार्ड्स में, सिनेगॉग होता है एक तरीके का इबादत खाना इनका, ज्यूज का सिनेगॉग। सो सिनेगॉग चर्चेस में, इनमें मार्केट्स में, different under the shade of trees and all of these things and all of these places, there would be discussions, and these would be enchanting for these Arabs, and more so the very idea of water in a city, और वो भी नदी की तरह, वाओ। तो ये सारी चीज़ें, एंड दीज स्टोरीज, इनको बोलने वाले लोग ऑफन सॉफ्ट स्पोकन स्पिरिचुअली साउंड पीपल, and sometimes they would be young firebrand preachers as well, like our Twitter warriors. And there would be poets, there would be clerics, there would be dreamers, there would be philosophers, everyone. And
जब इनके सामने वो छोटा सा ग्रुप बैठता होगा, fascinated of their cheeks in their hands and they are looking at them in the squatting position, and they are listening with fascination the story of Jesus or the story of Moses. You are getting the point. Why does she have to tell us this? Because she has to explain later where did the prophet come to know about these stories, the sources of Islam she has to explain. But for us, even if this would have happened, the source of Islam is finally Allah. खुदा है source. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें जो ये बता रही है, स्पेकुलेशन है, ये प्योर स्पेकुलेशन है, लेकिन प्लॉजिबल स्पेकुलेशन है ये स्पेकुलेशन। क्या है कि इसका कोई एविडेंस है ऐसे हुआ? तो नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक तस्वीर खींच रही है कि हुआ कैसे होगा। क्या है किसी किताब में लिखा है? नहीं लिखा है ऐसा कुछ। तो the fascinated audience, they would be nodding and swaying, and they would be listening to these legends of Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Hindus, everything, the drama of human and divine. This would have known, this would have been spoken, and people would have known all of these things. वो सुनते होंगे इन चीज़ों को. And what role human and divine has played in the backdrop of human history, ये सारा इन गलियों में, मुहावरों में और कहानियों में आया होगा. एंड एवरी वन वुड ट्राई टू एक्सप्लेन देयर वर्ल्ड व्यू, वो दुनिया को देखते कैसे, इन देयर ओन वे. एंड ये सारे लोग अपने जो भी ये कहानी बोलते होंगे उसके लिए बड़े पैशनेट भी होंगे कि यही हक है, यही ट्रुथ है, कि हमें वी नो द ट्रुथ, द अदर ग्रुप दैट्स नॉट ट्रू. येट इवन अमंग दोज ऑफ द सेम फेथ ट्रुथ डिफर्ड. एक तो ये आप एक दूसरे में भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. हिंदू कह रहा है मेरा सच, क्रिश्चियन कह रहा है मेरा सच, ज्यू कह रहा है मेरा सच. इस्लाम तो अभी आया नहीं है, तो बाद में इस्लाम भी इस फौज में ऐड हो जाएगा, नहीं मेरा सच. और फिर हकीकत तो ये थी कि विद इन दीज ट्रेडिशंस खुद दे डिफर्ड ऑन हु हैज द ट्रुथ. विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.